हेलो। अफरोज सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? हाँ। आप कपिंग प्रैक्टिस करते हो सर? हाँ सर, कपिंग करता हूँ। तो ड्राई वेट और ड्राई वेट दो ही करता हूँ और एक्ो प्रेशर करता हूँ। तो जब आप ट्रेनिंग का आओगे तो आप जो एक्यूप्रेशर हाँ। कपिंग वगैरह करते हो उसका पीछे का हम्म। जब आपको असली साइंस पता चलेगा ना तो आप बोलोगे यार ये तो मैं इसमें मास्टर हूँ। जो फेशियल माय फेशियल रिलीज या फेशियल मैनिपुलेशन जो होता है उसके लिए हम्म। कपिंग ही एक में ऐसी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जिसमें निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इसमें स्किन को नीचे से ऊपर उठा के रखता है, वो निगेटिव प्रेशर हो गया। हम्म। बाकी एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर सुजो कॉरिक्यूलर इसमें सब क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर आप ऊपर से नीचे प्रेस करते हो। हाँ सर। लेकिन कपिंग ही ऐसी है कि जिसमें निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो हीलिंग के लिए मसल रिलीज के लिए फेशियल रिलीज के लिए कपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मोडेलिटी है। अब फंक्शनल कपिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है जब आप आएंगे तो मतलब नेक पेन बैक पेन हम्म। उसमें आप फंक्शनली आपको अगर फेशियल लाइंस पता है मेरिडियंस पता है या मसल का इन्वर्जन ओरिजिन पता है तो आप वो फंक्शनली कपिंग करके वो पेशेंट को काफी राहत दे सकते हो। किसी का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, नेक का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो कपिंग से भी आप बहुत उसको फंक्शनल कपिंग से और फेशियल रिलीज करके विद द हेल्प ऑफ कपिंग क्विक रिजल्ट और लॉन्ग रिजल्ट आप दे सकते हो। सर, एक सवाल ऐसा है कि जब जी। हम बोलते हैं कि हम माय फेशियल डिकम्प्रेशन सिखाने वाले हैं, हाँ। तो उसमें जब वो देखते हैं कि जैसे कोई कोई बोल देते हैं स्टाफ भी कि हाँ कपिंग भी सिखाएंगे, तो लोग हाँ। बोलते हैं हमने कपिंग सीखा है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो कपिंग का कंसेप्ट क्या है और सीखा है मतलब कितने टाइप का कपिंग हो सकता है, या फिर कपिंग में भी हमारे यहाँ पे जो कपिंग सीखेंगे वो क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? हम बेसिकली हम उनको स्टैटिक कपिंग नहीं सिखाएंगे, हम उनको फंक्शनल कपिंग सिखाएंगे। हम कपिंग का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, हम फेशिया रिलीज करने के लिए हम कपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुपरफिशियल फेशिया है और काफी हद तक डीप फेशिया जो है उसको रिलीज करने के लिए हम कपिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम वेट कपिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ फंक्शनल कपिंग करते हैं और ग्लाइडिंग कपिंग करते हैं। वो किस लिए करते हैं, जो फेशिया है उसको हमको रिलीज करना है। तो उसके लिए हम आईएसटीएम और एसटीटी जो सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक है उससे भी करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। आईएसटीएम से भी हम जब स्क्रैपिंग करेंगे तो वो ऊपर से नीचे हम्म। जाएगा प्रेशर, तो हमको तो पूरा पूरा रिलीज करना है। तो कपिंग का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उसमें निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो निगेटिव प्रेशर से क्या होगा, ये जो है ये ऐसे स्किन हम उसको उसको लिफ्ट होता है वो, तो लिफ्ट हम्म। होगा तो सुपरफिशियल फेशिया मसल ये अलग हो जाएंगे, तो वहां पे ब्लड फ्लो इजी बढ़ जाता है, फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कोलेजन फाइबर ब्रेक होता है। तो नॉर्मल जो कपिंग होता है वो ब्लड लेटिंग में वो डिसीज वाइज ब्लड लेटिंग होता है, वो जो पॉइंट्स होते हैं मेरिडियंस होते हैं वहां पे प्लेस करके उसको ब्लड लेटिंग करते हैं, या स्टैटिक कपिंग में भी सेम है। लेकिन हम कपिंग का इस्तेमाल जो है वो फेशिया रिलीज करने के लिए करते हैं, इसलिए हम उसको मायोफेशियल डीकम्प्रेशन बोलते हैं। सो कंप्रेशन मतलब क्या, दबाना, और डीकम्प्रेस मतलब क्या, उसको डीकम्प्रेस करना।
तो हम उसको निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हम कपिंग का इस्तेमाल इसमें ज्यादा करते हैं। हम ब्लड लेटिंग या स्टैटिक कपिंग ये बिल्कुल नहीं करते ज्यादा। मूविंग कपिंग फंक्शनल है, किसी को बैक पेन है तो उसके हम हैमस्ट्रिंग काफ मसल को कप लगा के उसको हम चलने लगाएंगे, उसको हम कुछ स्ट्रेचेस करने लगाएंगे, कैट एंड कैमल पोज करने लगाएंगे, जो फंक्शनली हम वो रिलीज करेंगे। क्योंकि हम पेशेंट हमारे पास जो आएगा वो बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, तो शोल्डर पेन है तो हम शोल्डर पेन में हम क्या करेंगे कि जो शोल्डर्स की जो मूवमेंट है जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये मूवमेंट में हम जितने मसल इन्वॉल्व है उन सब पे हम कप लगाएंगे और फिर उसको मूवमेंट करने लगाएंगे। ये सर, हमने कुछ जो प्रोटोकॉल बनाए हैं जिसमें हमने ए डिकम्प्रेशन कपिंग का जो कोर्स एक डेवलप किया था, नेक जी से लेके पूरा प्लेंटर फेशिया तक। तो जी जो लोग अभी तीनों वर्कशॉप के लिए एनरोल कर रहे हैं उन्हें तो जी हम वो कोर्स दे ही रहे, लेकिन जी उसमें हमारा जो बेसिक अप्रोच था कि हर बंदा अपना घर पे ही रिहैब वो वीडियोस हाँ देख के कर सकता है। और हाँ एक दूसरा यहाँ से इनपुट ऐसा भी आ रहा है कि अभी जो स्टूडेंट ये सीख के जा रहे हैं, जो पहले बोन सेटिंग भी करते थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ, अभी 70% केसेस में हमें बोन सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं आ रही है। जरूरत ही नहीं पड़ती है तो हाँ। वो वीडियोस देख के जो वो खुद के ऊपर या पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो उससे उनको पूरा रिलीफ मिल रहा है और ऐसे उनको लग रहा है कि रूट कॉज हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हाँ कैसे पॉसिबल हो रहा है इंस्टेड ऑफ बोन सेटिंग, मतलब बोन सेटिंग के जगह पे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या? मतलब रिस्क भी ओन मिनिमाइज हो जाता है। ओन सेटिंग ये जो कंसेप्ट है आजकल ये सोशल मीडिया पे जो वो सब एड और ये चल रहा है उसकी वजह से ज्यादा बूम हो रहा है। लेकिन ये है इंडियन थेरेपी। लेकिन इसको यूरोप में ज्यादा इस पे रिसर्च और किया गया, उस पे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली उस पे एविडेंस बेस्ड रिसर्च किया। लेकिन वो जो है वो फॉरेन बॉडीज के लिए इक्विप्ड है। इंडियन बॉडीज के लिए वो बार बार इक्विप नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन बॉडी जो है, जो हमारा स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल, वो ऑलरेडी हाइपोमोबाइल और हाइपो फ्लेक्सिबल है। तो हम बार बार जो है हमारे इंडियन जो बॉडी होती है उसको बार बार मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको बार बार मैनिपुलेशन करेंगे तो उसके हम बॉडी में हम इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके जॉइंट में सबलक्शन क्रिएट होगा और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मैनिपुलेशन ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ 80% जगह पे ऐसा है कि आप उसका मायोफेशियल रिलीज करोगे, आईएसटीएम करोगे तो भी उसका पेन जो है वो बंद हो जाएगा, उसका पोस्चर करेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमको बोन सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। बोन सेटिंग करना है लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे ही करना है। जहां जहां पे जरूरत है वहां पे ही करना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं काफी सारे वीडियो जहाँ पे पेशेंट आता है, उसका गर्दन को भी क्रैकिंग होता है, उसके थोरेसिक को भी होता है, एंकल को होता है, नी को होता है, एल्बो को होता है, फिंगर को होता है, नाक को होता है, कान को होता है, यहाँ पे होता है, सब जगह पे होता है। उसकी जरूरत है क्या? उसको अगर वो जरूरत है तो ही करो। अननेसेसरी हमको डोंकी वर्क क्यों करना है? हम खुद खुद भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम बार बार सब चीजें करेंगे। अभी आज ही हम जो क्रॉम्पटन का जो हमारा हेल्थ कैंप हुआ सर, तो उसमें एक पेशेंट था जो उसका फ्लैट आर्च था। तो आज वो आया था तो उसने मुझे कंसल्ट किया, वो बोला कि मुझे यहाँ पे थोरेसिक रीजन में बार बार पेन हो रहा है। तो वो बोला कि मैंने कुछ महीनों पहले एक कायरोप्रैक्टर था उसके पास ट्रीटमेंट की थी, उसने मुझे 8 सीटिंग किए। तो मैंने उसको पूछा 8 सीटिंग किस चीज की किए? वो बोले कुछ नहीं, वो एडजस्टमेंट करता था, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करता था। मैं बोला, 8 सीटिंग आपको सिर्फ वही? हाँ। बोले क्या क्या करता था? वो बोला कि सिर को, गर्दन को, पैर को, घुटने को, एंकल को, रिस्ट को, हर जगह पे मैन्युपुलेशन करता था। तो फिर मैंने बोला कि आपको राहत मिली क्या? नहीं। वो बोला कि जब तक वो चल रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब वो 8 सीटिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे 1-2 महीना बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मेरी तकलीफ फिर से बढ़ गई। तो 8 सीटिंग जो है, मैंने उनको पूछा वो मैनिपुलेशन के अलावा उसने कुछ आपको दूसरा कुछ किया क्या, दूसरा कुछ मॉडलिटी यूज किया क्या? तो वो बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन।
तो बार बार सिर्फ एक ही चीज कर करके वो वर्टिब्रास में उसने इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया। जरूरी नहीं ना 8 सीटिंग लगातार, 8 सीटिंग सिर्फ मैन्युपुलेशन मैन्युपुलेशन मैन्युपुलेशन। अगर एक बार करेक्शन कर लिया फिर दूसरी बार क्यों करना है? चलो दूसरी बार किया फिर तीसरी बार क्यों? तो बार बार आप अगर मैन्युपुलेशन करोगे तो आप ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करोगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट की वात प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, उसको ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, और आप उसको मैन्युपुलेशन करोगे तो वो उसकी तकलीफ और बढ़ेगी। तो हम अपने प्रैक्टिस में भी और हम जो वर्कशॉप लेते हैं उसमें भी हम यही सिखाते हैं कि बोन सेटिंग करो, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक जो है ये एक ऑस्टियोपैथी का सब ब्रांच है। तो ऑस्टियोपैथी में सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ही नहीं है, ऑस्टियोपैथी में मसल रिलीज टेक्निक है, मायोफेशियल रिलीज है, काउंटर स्ट्रेन टेक्निक है, पोजिशनल रिलीज है, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज है, बहुत सारी मोडेलिटीज है। और कायरोप्रैक्टिक जो है वो ऑस्टियोपैथी में सिर्फ 5% आता है। तो हम 3 दिन का जो वर्कशॉप लेते हैं जिसमें हम पूरा रूट कॉज हीलिंग जो है, जिसलिए हम उसमें हम ISTM भी सिखाते हैं, विसरल मसाज भी सिखाते हैं, और ये बोन सेटिंग भी सिखाते हैं। सिर्फ बोन सेटिंग करके आपको पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मसल, उसका फेशिया आपने रिलीज ही नहीं किया है। तो हम जो ये वर्कशॉप या हमारा जो वर्कशॉप डिजाइन हुआ है, या हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी डिजाइन करते हैं या किया है, वो इसी पे चलता है कि हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। ये सर, सर अभी यस। मार्केट में वीडियोस बहुत चल रहे हैं, बाकी लोग जानबूझ के बना रहे हैं जो मालूम नहीं। लेकिन हाँ। आप अगर गर्दन मोड़ रहे हो बार्बर के जैसे, तो ये इंजरी हो सकता है, वो इंजरी हो सकता है, वो सही है। लेकिन अभी उसको ज्यादा ये बोला जा रहा है डोमिनेट करने के लिए, जो हाँ। बोन सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो बराबर है। वो सही भी है, लेकिन जो घबराने की नहीं, जो क्योंकि हम जो है, साजिश हम हो रही है। टेक्निक भी सेफ ही सिखा रहे हैं ना। तो हम जो वर्कशॉप ले रहे हैं उसमें तो उन लोगों को तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको सेफ टेक्निक सिखाने वाले हैं। सवाल यही था, कुछ लोगों ने मुझे शेयर किए वो वीडियो, बोले जी। सर ये देखो ऐसा है, तो मैंने वही बोला कि ये हाई थर्स्ट और ये ऐसे गर्दन हाँ। मोड़ना तो वोड़ना हम यही नहीं सिखाते आपने और जो अभी जरूरत जो भी वर्ड नहीं है यूज तो। किया, जो वर्ड यूज किया कि थ्रस्ट, हाई थ्रस्ट, तो जो ये कायरोप्रैक्टिक के भी वर्कशॉप चलते हैं, मैंने खुद ने ये किया था। मैंने उनको पूछा है कि आप जो थ्रस्ट सिखाएंगे वो कौन से थ्रस्ट होंगे? तो वो बोले कि थ्रस्ट मतलब क्या? तो कायरोप्रैक्टिक जो है वो HVLA टेक्निक होती है, मतलब हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होता है। फिर दूसरा होता है नहीं सर, LVLA मतलब टेक्निक होती लोगों है। को ये भी मालूम नहीं है हाँ। थर्स्ट मतलब क्या, मालूम नहीं है, क्या? और वो वो ट्रेनिंग दे रहे, कायरोप्रैक्टिक सिखाते हैं, हाँ। गुरुकुल चला रहे हैं। एलवीएलए है। एलवीएलए है, लो बराबर। वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट है। एक होता है तो एच वी जान के एच साथ ए खेलने का, ये तो किसी के जान के साथ खेलने का ही काम हो गया। एच वी एच ए होता है, मतलब हाई वेलोसिटी हाई एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। मतलब अभी जो चल रहा है जो वो हाई वेलोसिटी हाई एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होते हैं। और हम जो सिखाएंगे वो लो वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड और HVLA हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होंगे। तो जिसमें इंजुरी के चांसेस एकदम नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी जो सिखाते हैं हम वर्कशॉप में, हम उनको यही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें सिर्फ ये ओवर वर्ड का डिफरेंस आता है, और जो ओवर वर्ड है ना वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप कोई भी चीज ओवर करोगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको भी होगा और सामने वाले पेशेंट को भी होगा। सर अभी एक आखिरी सवाल है यस कि सर। हम जो ये वर्ड्स पूरे यूज करते हैं HVLA वगैरह जो भी है, तो अभी हमारे पास नो वॉइस भी आते हैं कि जो फ्रेशर है, और जी। हमें भी ये सिखाते हैं, और ये हम उन्हें भी सिखाते हैं, और ये इनडायरेक्ट और सेफ टेक्निक हम उन्हें देते हैं। तो जी। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा इनडायरेक्ट करने से फायदा होगा क्या, लेकिन वो डायरेक्ट से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसका एक एग्जाम्पल है ना, आप वो प्रशांत जी जो आए थे सांगली से, जी उनका जी। जो एक्सपीरियंस है वो आप हाँ। शेयर करके वो एग्जाम्पल थोड़ा एलेबोरेट करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ। यस सर। तो प्रशांत जी जो पिछले बैच में सांगली से जो आए थे, वो मर्म थेरेपी और कुछ 2-3 थेरेपी करते थे।
उन्होंने कई वर्कशॉप अटेंड किए थे, ऑरिक्यूलर, मर्म और वो। तो वो अपनी पिछली बैच में आए थे। तो आए तो उनका ये एक कंप्लेन था कि वो उन्होंने मेरे पे भी ट्रीटमेंट की थी। मैंने उनको बताया आप जो करते हो मुझ पे करो। तो जब उन्होंने मेरे पे किया तो वो करने के बाद वो बोले कि मेरी उंगलियां है ना बहुत दर्द होती है, दुखने लग जाती है बहुत उंगलियां। मैं बोला अगर आप इतना प्रेशर दोगे तो आपकी तो दुखेगी, लेकिन वो पेशेंट का भी तकलीफ जो है वो कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। ये प्रेशर ये ताकत का गेम है ही नहीं, वो टेक्निक का है। तो वहीं पे मैंने उनका विसरल मसाज किया। तो जब मैंने उनका किया तो उनको उनको पेन भी फील नहीं हुआ, लेकिन उनको उसका इफेक्ट तुरंत फील होने लग गया। उनका एब्डामन जो था वो रिलीज हो गया। उनको बैक पेन हो रहा था, मैंने उनका विसरल रिलीज किया, डायफ्राग्राम रिलीज किया, तो वो पेन खत्म हो गया। तो फिर वो जब वर्कशॉप करके घर पे गए, उन्होंने उनके माता जी को काफी सालों से तकलीफ थी और उन्होंने सारी मोडेलिटीज यूज कर ली थी। फिर वो घर पे जाने के बाद उन्हें उन्होंने जो है, हमने जो 3 दिन का जो ट्रेनिंग उनको दिया था, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको बताया था, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उन्होंने अपने माता जी पे परफॉर्म किया। और उन्होंने फिर मुझे कॉल करके बहुत खुश होके कॉल किया, बोला कि सर मेरे मम्मी को 9 महीने से तकलीफ थी और उनका स्पाइन जो था वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा था। और आपने जो ट्रेनिंग में बताया था वो मैंने ट्रीटमेंट मेरे मम्मी को दी। तो वो उनका 90% पोस्चर करेक्शन हुआ और उनका दर्द जो था वो भी 95% एकदम कम। वो बहुत खुश हो गए। तो उसी का उन्होंने एक फीडबैक वीडियो भी बना के हमको शेयर भी किया था। और ये उनके माता जी का हुआ। और प्रैक्टिस मतलब पहले वो 3-4 पेशेंट करने के बाद ऐसा था कि रात को खुद के हाथ पैर दबा के लेते थे घर पे किसी से। लेकिन ये करने के बाद उन्होंने ऐसे बताया कि अभी मैं 10 पेशेंट भी करता हूँ तो मैं थकता नहीं हूँ, मैं फ्रेश रहता हूँ। जी सर। यस, और सर उनका अभी ये ओपीडी का भी फ्लो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हाँ। आपने उनको ट्रेनिंग दिया था, मैं नहीं था वो सेशन में। तो वो आपसे शेयर करते। अभी कल वही बात चल रही थी ग्रुप में। तो शायद वो विद इन कितना महीना हो गया होगा, उन्होंने कुछ नहीं, एक महीना 170 भी नहीं पेशेंट हुआ किए। सर पूरा। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो 170 पेशेंट कुछ किए ऐसा बोल रहे थे। तो ये क्यों है? बिकॉज रिजल्ट मिल रहा है ना, माउथ हाँ। पब्लिसिटी हो रही। नहीं, तो रूट कॉज को इसकी ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जी जी सर। तो ठीक है सर, यही मुझे कन्वे करना था आपके थ्रू। यस। और जी धन्यवाद। ओके सर।